Hello and welcome to the Living Rare podcast. This is a platform where we explore the world of rare diseases, answer the most essential questions about rare and metabolic disorders, and support each other through shared knowledge and experiences. I am your host, Soumya Mathur, the founder of the Living Rare community, an initiative by TBC Edge. Today, we are honored to have with us our empaneled expert, Dr. Priyanshu Mathur, a highly experienced pediatric geneticist and metabolic specialist. He has been actively working in the field of rare diseases, helping diagnose and manage various metabolic disorders. His expertise and dedication have been instrumental in providing better care and awareness for patients and families who are dealing with rare disorders. Dr. Priyanshu, welcome to the Living Rare podcast. Thank you very much, Soumya, for starting with this initiative. So I'm really happy to learn about the Living Rare community. It's a great effort to help people, those who are suffering from different genetic and metabolic disorders. डिस्कशन टॉपिक है दुर्लभ बीमारी टायरोसिनीमिया टाइप 1 और इसी के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर प्रियांशु माथुर से। तो डॉक्टर, पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि टायरोसिनीमिया टाइप 1 जो बीमारी है, ये क्या चीज़ है, किस तरह से इसके सिम्टम्स आते हैं और क्यों ये बीमारी होती है? टायरोसिनीमिया टाइप 1 है, ये एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो जीन में विकार की वजह से होती है। जो टायरोसिनीमिया टाइप 1 है, इसके अंदर हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें एक अमाइनो एसिड टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम देखी गई है। जो एंजाइम टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए उपयोगी होता है, उस एंजाइम की कमी की वजह से टायरोसिनीमिया टाइप 1 होता है। और ये टायरोसिन अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे में जाता है, उसकी वजह से ये कुछ टॉक्सिन्स बनाने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। जो बॉडी ऑर्गन डैमेजेस होते हैं, उसमें मेनली लीवर, किडनी और ब्रेन का अफेक्शन देखने को मिलता है। टायरोसिनीमिया टाइप 1 है, कितना प्रेवलेंट है इंडिया में और वर्ल्ड में कितने इसके पेशेंट्स होंगे? जो लिटरेचर है उसके अनुसार अगर हम देखें तो टायरोसिनीमिया टाइप 1 का प्रेवलेंस 1 in 100,000 है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो ये 1 in 100,000 है, ये फिगर जो कंफर्म डायग्नोस्ड पेशेंट्स हैं और जो लिटरेचर में रिपोर्ट हुई है, उनके आधार पर ये प्रेवलेंस देखी गई है। यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि बहुत सारे बच्चे टायरोसिनीमिया के डायग्नोसिस तक पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि बचपन में जब वो इस लक्षणों से प्रेजेंट करते हैं, पहले 1 या 2 महीने की एज पर, उस समय बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ भी इसी तरह के लक्षण कर सकती हैं। तो जो डॉक्टर्स, ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं, वो कई बार टायरोसिनीमिया को सस्पेक्ट ही नहीं कर पाते और दूसरी बीमारियाँ मान के ट्रीट करते रहते हैं, क्योंकि ये एक घातक रोग है जिसमें इलाज के अभाव में बच्चे अपनी जान खो देते हैं। इसलिए ये काफ़ी अंडर डायग्नोस्ड है। अगर हम ट्रू प्रिवलेंस देखें तो उसमें ये मान सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जैसे कि कनाडा है, वहाँ पे इस डिज़ीज़ का प्रिवलेंस काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, जो लगभग 15,000 में एक बच्चे में ये बीमारी देखी गई है। सो डॉक्टर प्रियांशु, टायरोसिनीमिया टाइप 1 जो बीमारी है, उसके लक्षण किस प्रकार से दिखते हैं बच्चों में और किस एज में, किस उम्र में ये लक्षण दिखने लगते हैं? टायरोसिनीमिया टाइप 1 के बच्चे ज़्यादातर फर्स्ट ईयर की लाइफ में प्रेजेंट कर जाते हैं, उसमें भी मेनली फर्स्ट 3 मंथ्स की लाइफ में आ जाते हैं। और जो इनके लक्षण होते हैं, वो लक्षण में उनका ग्रोथ नहीं होना, वजन नहीं बढ़ना, उसके साथ में उनको बार बार वॉमिटिंग होना, उनको ब्लीडिंग होना, उनका लीवर बढ़ने की वजह से उनका पेट का डिस्टेंशन होना, ये मेनली सिम्टम्स इन बच्चों में देखने को मिलते हैं। Dr. Priyanshu, currently, what are the treatment options available for patients of tyrosinemia type 1 and how effective are those treatments? So there are 3 different treatment modalities are available for tyrosinemia type 1. जो 3 modalities हैं, उसमें सबसे important modality है dietary therapy. So dietary therapy include avoidance of some foods and inclusion of some metabolic diets in the diet.
सो हम लोग बच्चों को, इन टायरोसिनीमिया के बच्चों को कुछ स्पेशल मेडिकल फूड्स आते हैं जिसके अंदर टायरोसिन का कंटेंट कम होता है, वो इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। सेकंड, इसके साथ में कुछ स्पेशल फूड्स हैं जिनको हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, जिसमें मेनली नॉन वेजिटेरियन फूड है, उसके अलावा सोए हैं कुछ अदर फूड्स हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट का पार्ट है ड्रग थेरेपी। सो ड्रग थेरेपी, इसके लिए एक निटिसिनोन करके एक दवा आती है जो टायरोसिनीमिया में बहुत इफेक्टिव है, और ये दवा अब इंडिया में भी बनती है। इंडिया में ब्राउन लैब करके और एक सेकंड लॉरिस करके इस दवा को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इस दवा की आने के बाद से इन बच्चों के प्रोग्नोसिस में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। सेकंड कंपोनेंट है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। सो लीवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ रिजर्व्ड ओनली फॉर वेरी वेरी सीवियर केसेस जिनके अंदर लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, और लीवर डैमेज होने की वजह से उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी है, उनके अंदर हम लोग लीवर ट्रांसप्लांटेशन रिकमेंड करते हैं। सो डॉक्टर, मेरा अगला जो सवाल है आपसे, इट वाज ये इसका पूरा ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है या फिर कुछ स्टेजेस होते हैं जब ये ट्रीटमेंट देना होता है, एंड कितना कॉस्टली है ये फैमिलीज़ के लिए अफोर्ड करना? सो टायरोसिनीमिया का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है। जहाँ तक हम बात करते हैं डाइटरी थेरेपी का, तो डाइट थेरेपी में बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता, बट अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डाइट्स का, तो मेटाबॉलिक डाइट थोड़ी सी महंगी आती है, बट वो भी कॉस्ट एक फैमिली बियर कर सकती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, 6 महीने 7 महीने, उसके बाद हम उनको होम अवेलेबल फूड के थ्रू भी हम टायरोसिन का कंटेंट को कम कर सकते हैं। अगर हम ड्रग थेरेपी की बात करें, तो ड्रग थेरेपी का कॉस्ट पहले बहुत ज़्यादा था, बिकॉज ये इंडिया में इंपोर्ट होती थी, और जब ये दवा इंडिया में इंपोर्ट होती थी तो ऑन एन एवरेज ऐसा देखा गया है कि अगर एक बच्चा जो 10 किलो का है उसके लिए सालाना 20 लाख से 25 लाख रुपए तक का खर्चा आता था। बट पिछले कुछ समय में कुछ इंडियन कंपनीज, जिसमें ब्राउन लैब है, लॉरिस लैब है, इन्होंने इस दवा को इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी है, जिसकी वजह से इसकी कीमत काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है, और अब जो एक 10 किलो के बच्चे का जो सालाना खर्चा है वो लगभग 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का हो गया है, जो कि फैमिली के अफोर्डेबिलिटी रेंज में अब आने लगा है। डॉक्टर, अगर हम एक पेशेंट के या फिर केयर गिवर के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज क्या आता है इस डिज़ीज़ को टैकल करने में, इस डिज़ीज़ को हैंडल करने में, स्पेशली अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ में जहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है इतनी, और आई थिंक ड्रग की और सप्लीमेंट्स की इतनी पहुँच भी नहीं है, तो चैलेंजेस क्या आते हैं टिपिकली? सो सबसे बड़ा चैलेंज है अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस जो है उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते और उनके डायग्नोसिस नहीं हो पाते, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इनके जो टायरोसिनीमिया के सिम्टम्स हैं ये दूसरी कुछ बीमारियों से मिमिक करते हैं और इनको टायरोसिनीमिया सस्पेक्ट नहीं किया जा पाता। तो सेकंड चैलेंज है ट्रेंड डॉक्टर्स की। जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं उनकी काफ़ी शॉर्टेज है, काफ़ी कमी है जो मेटाबॉलिक डिजीज़ और मेटाबॉलिक पाथवे के लिए ट्रेंड है। तीसरा हमारे पास चैलेंज आता है कि जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी है, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी पुअर हैं, वो इन कॉस्ट ऑफ थेरेपी को भी बियर नहीं कर पाते। और नेक्स्ट चैलेंज ये आता है कि काउंसलिंग। अगर मान लीजिए पेरेंट्स को जब पता चलता है कि हमारे बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो उनको ये लगता है कि शायद ये बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन मैं यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जो ये कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर अगर हम डाइटरी थेरेपी से कंप्लायंस करते हैं और हम दवा को रेगुलर देते हैं तो वो नॉर्मल ज़िंदगी भी जीने का पोटेंशियल रखते हैं। तो इसमें मैं आपको 2 इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक तो शेयर करूंगा जो पेशेंट हमने डायग्नोस किया और उस पेशेंट ने ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं देना चाहता हूं। तो एक बच्चा है जो यहाँ पे 2 महीने की उम्र पर था, उसमें हमने क्लिनिकली सस्पेक्ट किया कि उसे टायरोसिनीमिया है। मैंने फैमिली को गाइड किया और मैंने जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो मेरे पास एडमिट नहीं था, उनको भी गाइड किया। उन्होंने उस पेशेंट को काउंसिल किया कि इसको एक जेनेटिक बीमारी की संभावना लग रही है, उसके लिए टेस्ट कराना आवश्यक है। जब उसका टेस्ट किया गया तो उसमें टायरोसिनीमिया प्रूव हो गया और फैमिली को काउंसिल किया, लेकिन फैमिली का ये परसेप्शन था कि क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती, तो वो जिस दिन डायग्नोस हुआ उसी दिन बच्चे को घर ले गए और उसके बाद वो कभी भी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल लौट के नहीं आए। उन्होंने उस बच्चे को घर में ही छोड़ दिया, उसी के अपने हाल पे छोड़ दिया।
सेकंड मैं आपको केस के बारे में बताना चाहूँगा जो अभी करेंटली हमारे अंडर ट्रीटमेंट है। वो बच्चा टायरोसिनीमिया का डायग्नोसिस उसका लगभग 1.5 महीने की एज पे हो गया था। हमने उसको दवाई शुरू करी, उसके बाद से उस बच्चे के जितने भी ऑर्गन सिस्टम के डैमेजेस हैं वो कम्प्लीटली रिवर्स हो गए और वो बच्चा अब 1.5 साल का है और बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। एक बहुत ही क्लियर इसमें मैसेज जाता है कि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर फैमिलीज़ ध्यान दें बच्चे पे तो इसका एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है बच्चा इस डिज़ीज़ के साथ भी। डॉक्टर प्रियांशु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टू टेक आउट टाइम। समय निकाला आपने हमारे लिए द लिविंग रेयर ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी के लिए और लोगों को जागरूक किया टायरोसिनीमिया टाइप 1 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम। थैंक यू सो मच। ऑल्सो वांट टू थैंक यू बिकॉज जो लिविंग रेयर कम्युनिटी है वो जो सोसाइटी का जो सबसे अछूता एरिया है जिसमें रेयर डिजीज़ें, दुर्लभ बीमारियाँ हैं, उनके लिए काम कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।